हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटे शुरुआत कर रहे हैं हम अपने टैक्सेशन के नेक्स्ट क्लास के रेस्पेक्ट में। अगली क्लास क्या है? देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था? टैक्सेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये सब चीजें हमने उसमें डिस्कशन कर ली थी। अब हम आगे बात कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आती है, कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस जो दे रखी हैं वो सेक्शन 2 के अंदर दे रखी है। अच्छा सर, सेक्शन 2 में क्या बातें बोल रखी है? देखो मैं समझाऊं आपको जरा सेक्शन 2 के बारे में ही। तो अपने को क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दे रखी हैं, बहुत सारी की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस, कई सारी परिभाषाएं। इसके अलावा भी कुछ कुछ सेक्शंस हैं, उनके नीचे में आपको परिभाषाएं देखने को मिल जाएंगी, डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी। सर तो फिर इस वाली डेफिनेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? बेटे ये जो डेफिनेशंस हर सेक्शन के साथ में दी हुई है, ये एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन कहलाती है। ये एक्सप्लेनेशंस है, जबकि ये जो डेफिनेशन है, ये कैसी डेफिनेशन है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है, एक जैसी रहेगी, एक समान रहेगी पूरे इनकम टैक्स। तो ये डेफिनेशन स्टैटिक रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ये स्टैटिक डेफिनेशन पूरे पूरे एक्ट में एक जैसे ही एप्लीकेबल होगी, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। चलो क्या आगे आओ, तो अब इन डेफिनेशंस को पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली डेफिनेशन जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पर्सन। सर पर्सन की भी कोई डेफिनेशन होती है क्या? हाँ, सेक्शन 231 के अंदर दे रखा है। सर ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है? नहीं बेटे, ये एक्चुअली में सेक्शन है और ये क्लॉज है। सर हमने तो पढ़ा है सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही आता है। आता है, जब आप एक्ट पढ़ रहे होंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो आपको इन आपके एग्जामिनेशन लेवल पे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं बनता, टेंशन फ्री रहने का, कोई मुश्किल बात ही नहीं। क्या बोल दिया मैंने? पर्सन। पर्सन क्या है? क्या है पर्सन में 7 लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। 7 कौन कौन है सर? 7 लोग कौन कौन है? देखो देखो देखे जरा फटाफट से कि कौन कौन वो है जो इसके अंदर कवर्ड हो रहे हैं। फर्स्ट वन, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में शामिल हैं कौन कौन है? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, एओपी बीओआई है। आगे आएगा, ये रहा एओपी बीओआई। एओपी बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी व्यक्तियों का समूह या संघ। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों का समूह या संघ। लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये क्या है? ये क्या है चीज है? देखो, आप सब हम अकेले अकेले, आप इनकम कमाओ मैं इनकम कमाऊं, आप अपनी रिटर्न भरो मैं मेरी रिटर्न भरूं, आप हम सब अकेले अकेले हैं, अकेले अकेले क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल। सर मुश्किल नहीं है कुछ। अच्छा, ऐसा हिंदू परिवार जिसका अभी तक भी बंटवारा नहीं हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाता है वो। ऐसा हिंदू परिवार जिसका अभी तक भी बंटवारा नहीं हुआ है। क्या सर इसके अंदर मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली आ सकती है? बेटे नाम ही क्या लिख के दिया हुआ है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये तो कास्टिज्म जैसा नहीं हो गया कि हिंदूज के लिए बना दिया बाकी के लिए नहीं बनाया? अरे बेटे ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हिंदू प्रधान देश के बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे और अनडिवाइडेड फैमिली को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया। मतलब इंडिविजुअल अपनी रिटर्न भरेगा और परिवार मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, परिवार मिलके जो काम आमदनी कमा रहे हैं ना, उसके लिए एक इनकम वो अलग रिटर्न भर सकते हैं, अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किए। तो फैमिली इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट थिंग। फर्म, जब भी इनकम टैक्स में फर्म वर्ड यूज आ जाए ना, तो फर्म का मतलब होगा पार्टनरशिप फर्म ओनली। कौन होगा? पार्टनरशिप फर्म ओनली।
हाँ लेकिन 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 इंक्लूडिंग क्या, LLP। LLP को तो शामिल करेंगे भैया, LLP तो इसमें शामिल होगी ही होगी। यस, तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। आओ आगे की बात करते देखे जरा। कंपनी, कंपनी में कौन आएगा, कंपनी में कौन आएगा, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 20 2013 के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं वो सब। सर जो पुरानी कंपनीज है 1956 में रजिस्टर्ड होगी वो नहीं आएगी क्या, आएगी ना बेटे, क्यों नहीं आएगी, वो क्यों नहीं आएगी, आएगी, बोल आएगी, आनी भी चाहिए। ठीक है, कितने वो लोग पढ़े अपन ने, इंडिविजुअल, आप सब अकेले अकेले इंडिविजुअल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा हिंदू परिवार जिसका अभी तक भी बंटवारा नहीं हुआ। इसके लिए है ना दो दो अलग अलग चलते हैं, दो स्कूल्स हैं, थॉट ऑफ स्कूल बोल सकते हो। एक है दया भागा, एक है मिताक्षरा। ठीक है, दया भागा, एक है मिताक्षरा। दो अलग अलग है। ठीक है, कोई खास मुश्किल नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एक बस इतनी बात बोलता है कि बाय बर्थ आपको HUF के अंदर सारे के सारे राइट्स में, यानी एक एक थॉट ऑफ स्कूल क्या बोल रहा है, जैसे ही बर्थ हुआ बच्चे का ही उसको क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा HUF के अंदर। जबकि एक एक थॉट ऑफ स्कूल क्या बोलता है, एक वो बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, जब पिताजी की डेथ होगी ना तभी बच्चों को हिस्सा मिलेगा, उससे पहले हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं। फर्म, फर्म मतलब बता दिया मैंने, पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी, साझेदारी फर्म ये शामिल है, और इंक्लूडिंग LLP सीमित दायित्व वाली साझेदारी। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी बेटे, कौन आ गया ये, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मैं बोलूं अगर आपको, मैं अगर अगर बोलूं आपको कि एक इंडिविजुअल है, एक और इंडिविजुअल है, एक और इंडिविजुअल है, क्या वो मिलकर के एक AOP बना सकता है, क्या वो मिलकर के AOP बना सकता है, हाँ बिल्कुल बना सकता है, ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन ही तो। अच्छा, एक HUF, एक और HUF, एक और HUF मिलकर के AOP बना सकते हैं, क्या ये मिलकर के AOP बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अच्छा, फिर से बताना देखे जरा, एक इंडिविजुअल है, एक HUF है, एक फर्म है, मिलकर के क्या AOP बना पाएंगे, तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये लोग भी क्या हैं, पर्सन ही तो हैं। यस,
बॉस हाँ, क्या सर ऐसा हो सकता है एक एओपी एक और एओपी एक और एओपी मिल करके एक और एओपी बना सकते हैं क्या? बुक में तो कहीं मना नहीं है, ये भी पर्सन है ना, बना लो जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। सब क्या है हमारे लिए? सब क्या है हमारे लिए बेटे? ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के नाम से जाना। चलें आगे। अच्छा बेटे, मेरी एक बात सुनना जरा ध्यान से, और मैं क्या बोलता हूँ वो बात सुनेंगे ये लोग। एक कॉन्सेप्ट है BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसको कह देंगे भाई? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कौन है सर? जैसे एक एग्जांपल से समझो, ये एक बिल्डिंग है। अच्छा सर, तो क्या करें? मिस्टर एक्स की है। अच्छा, ऊपर वाले फ्लोर पे वो खुद रहता है, SOP कर रखा है, नीचे वाले में उसने किराए पर दे रखा है। इससे जो रेंट आता है वो आता है 2 लाख रुपए महीना। ओहो। एक्स के 3 बेटे हैं बेटे, A B C, और ए जो है वो एक्स के साथ में ही रहता है, जबकि बी और सी का अलग मकान बना के। अरे सर क्या घर गृहस्थी की पंचायती में आप फंसा रहे हो हमारे को, BOI समझाओ ना क्या होता है। अरे वही समझा रहा हूँ बेटे। ये जो एक्स है ना, एक दिन मिस्टर एक्स हो गए, मतलब डेथ हो गई इसकी, डेथ हो गई, निपट गया कार्यक्रम। अब डेथ हो गई तो इनके 12-13 दिन के जो भी कार्यक्रम होने थे वो सब कर करा दिए, करे। तो बी और सी ए के पास आए, बोले बोले पिताजी नहीं रहे। ए ने कहा हाँ बहुत दुख की बात है, नहीं बोले दुख वुख तू मनाते रहे, हमारे को मतलब नहीं, हमारे को इतनी बात बता, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा कब दे रहा है? तो कैसा हिस्सा? पिताजी जब तुम्हारे को अलग मकान बना करके दे के गए हैं, रहो वहां पे, मेरे पास कोई मकान नहीं है तो मैं यहीं पे रहूंगा। बोले रह ले, रहने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ये किराया अकेले नहीं खाने देंगे, इस किराए में हमारा भी हिस्सा है। तो भाई साहब लड़ाई हो गई इस बात पे, कहा सुनी हुई, कहा सुनी हाथापाई में बदल गई। तो BOI समझाओ आप, फालतू की बात मत करो। अरे सुन तो लो, बात क्या बोल रहे हैं। अब डिस्प्यूट हो गया साहब, और बी और सी ने ए के ऊपर केस कर दिया, केस चला गया कोर्ट में। कोर्ट में केस चला गया, तो पॉइंट ये है कि कोर्ट में एक बार केस जाना चाहिए, बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटे। चप्पलें घिस जाती है, जीवन निकल जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता ही जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता जा रहा है, तो क्या करोगे ऐसे में? है, तो ये तो मुश्किल वाली बात हो गई। तो मुझे सब्स्टिट्यूट बताओ ना, हु इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन सच रेंटल इनकम? सर केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो एक काम करो, ए ए को बना दो, ए विल बी लाइबल टू पे टैक्स। अच्छा, ए को बना दो, ए कह रहा है कि एक बार बोलो के तो देखो मेरे को कि मैं टैक्स पे करने के लिए लाइबल हूं, तो मैं ही ओनर साबित हो जाऊंगा। तो वो हो नहीं सकता, आपने तो बेटे पीडीएम वाला केस एक झटके में निपटा दिया, बोले ए इज दी ओनर, नहीं हो सकता। बी और सी, सर बी और सी को बना दो, तो बी और सी तो वो तो तैयार ही बैठे, बोले हमारे को बोल के देखो एक बार, बोले सिर्फ तीनों मिलके बांट लो। अगर एक बार बताओ, टैक्स बांट रहे हो तो रेंट भी बांट लो, और रेंट बांट रहे हो तो प्रॉपर्टी भी बांट लो, फिर झगड़ा ही किस बात का, लड़ाई करने के लिए क्या? सर तो फिर क्या किया जाए बताओ ना, आप हमारे को आप ही बताओ क्या करना चाहिए। बेटे मैं क्या बताऊं, इनकम टैक्स वाले यहाँ परेशान चल रहे हैं, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हु इज लाइबल टू पे, किससे ले टैक्स हम यहाँ पे? एक काम करो किराएदारी बाहर निकाल दो ना, तो ना रहेगा रेंट ना आएगी टैक्स की लाइबिलिटी। सर सब्सिड्यूट, इनकम टैक्स वाले खुद दुखी है, इनकम टैक्स ने कहा इनके जंजालों में पड़ जाएंगे अपन, और मुश्किल में पड़ जाएंगे, और उन्होंने कह दिया नहीं, मिस्टर एक्स विल बी लाइबल टू पे टैक्स। एक्स, वो तो कब का ही एक्स हो चुका है, डेथ हो गई भाई उसकी तो।
तो फिर कौन लाइबल है? अरे कह दिया एक बार एक्स विल बी लाइबल, तो एक्स ही लाइबल है। फिर हम समझे नहीं, कहना क्या चाह रहे हो आप? लो आओ मैं समझाऊं अब आपको मुद्दे की बात क्या है। कोई भी एक पर्सन, और हो सकता है ग्रुप ऑफ पर्सन, हो सकता है इन तीनों के अलावा कोई और पर्सन, अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, टू पे द टैक्स ऑन सच रेंटल इनकम। ओ माय गॉड, ये बात है मतलब। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो बॉडी ऑफ एक्स, हम बॉडी किसको, अरे डेड बॉडी नहीं रहे, बॉडी की बात कर रहे, बॉडी किसको दे देंगे, किसको भी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन, कि भैया आप टैक्स पे करते रहिए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। तो अगर कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन बिकम लाइबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ सम इंडिविजुअल पर्सन, तो फिर वो BOI बन जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अरे बेटे आती है क्या रे बात समझ में? है है यही तो बात है। बोलो बेटे, सिंपल। आइए अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्या बोल रहे थे? AOP हो गया, BOI हो गया। अब कौन है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में कौन आएगा? जैसे जयपुर में है ना, जयपुर में एक है लोकल अथॉरिटी के नाम पे ही, JDA। JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे दिल्ली चले जाओगे तो वहां पे DDA मिलेगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे मुंबई चले जाओगे, बॉम्बे जाओगे, तो मुंबई में क्या मिलेगा सर? MDA। MDA बस अपनी मर्जी से ही, वहां BMC चलता है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, BMC वाले। सूरत चले जाओगे, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिल जाएगा, SMC। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्थानीय प्राधिकरण है। इनको क्या बोलेंगे? लोकल अथॉरिटीज। अच्छा, और कौन है सर? और एग्जांपल दो, एक और दो कोई। नगर निगम, ये भी लोकल अथॉरिटी है। अच्छा? नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटे? इन सब को क्या बोलेंगे? लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय सत्ता या स्थानीय प्राधिकरण। कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं सर? एक तो था इंडिविजुअल, हाँ। एक था HUF, हाँ। सर एक था कंपनी, हाँ। एक था सर फर्म, हाँ। फिर थे AOP, BOI, ठीक है। और बोलो। तो फिर था लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। और फिर कौन था? है? फिर तो भैया एनी अदर पर्सन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में जो चीज कवर्ड नहीं हुई ना, उन सबको कहां रख देंगे? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी जो पहले 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 6 में कवर नहीं हुआ ना, वो सब कहां आ जाएगा? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन के अंदर। सर ऐसा कौन बचा जो इसके अंदर कवर्ड नहीं हुआ होगा? अच्छा, अच्छा, तो ये बात हो गई मतलब। मैं तुम्हारे को ये और बताऊं कि इसमें कौन कौन कवर्ड होएगा? सर बताना तो पड़ेगा ही, इसमें क्या बात है। चलो आओ, फिर बताऊं मैं आप लोगों को कौन कौन कवर्ड है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या? हॉस्पिटल्स।
क्या आपने सुना कभी किसी हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में कि ये प्राइवेट लिमिटेड है या क्या? नहीं नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, वो सब इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे सर। और बताओ ना। ट्रस्ट, ट्रस्ट अगर बीओआई, एओपी बीओआई में कवर्ड नहीं हो रहा है तो फिर ट्रस्ट कहां आ जाएगा? एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कौन है? गॉड, चाहो तो एंड गॉडेस भी लिख सकते हो, भगवान। तो देवी देवता उनसे भी टैक्स लेंगे क्या? हाँ भैया, पैसा ही उनके पास आ रहा है सबसे ज्यादा तो। नहीं, दवा के दान आता है और गजब का, बहुत पैसा आता है। तो फिर छोड़े थोड़े ना यार। इनकम जहां पे भी बन रही है ना, टैक्स 100% है, छोड़ेंगे नहीं, कोई इनकम नहीं छोड़ेंगे, सबसे टैक्स ले। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम तो छोड़नी पड़ेगी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कवर नहीं कर रखा, तो वो गॉड, गॉडेस, एक्सेट्रा, ईटीसी। ये सब क्या है बेटे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी भी नहीं चाहिए। बताओ फटाफट से। पर्सन डज नॉट इंक्लूड, पर्सन में कौन शामिल नहीं है? ये तो कंपनी है, ये तो शामिल है। ये भी कंपनी है, ये भी शामिल। टीपीएस शामिल है। क्या है? अरे अभी अदर आर्टिफिशियल पर्सन ना। ओ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये आउट ऑफ द एमिट ऑफ, ये आउट ऑफ द एमिट ऑफ पर्सन है। का मतलब दिस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज पर्सन, इसे पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। केंद्रीय सरकार इसे व्यक्ति श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसे इसे इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है? हाँ बेटे, अब तो ठीक है ना? हाँ सर, अब ठीक है। आइए बेटे, फिर से चर्चा करूं जरा मैं एक बार, आगे क्या क्वेश्चन है? पर्सन इंक्लूड्स, क्या एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट से एसोसिएशन आएगा? क्या आएगा? एक्स एंटरप्राइजेस आएगा, आर लिमिटेड आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। अच्छा, एओपी, बोलो एओपी में शामिल है, एओपी कंसिस्ट, एओपी इंक्लूड्स ओनली इंडिविजुअल? नहीं नहीं नहीं, सभी आते हैं भाई। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन जो भी पर्सन है ना, वो सब मिलके क्या बना सकते हैं? एओपी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल बना सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी। बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट केवल और केवल इंडिविजुअल्स, नाम से ही पता चल रहा है ना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। फिर बॉडी मतलब क्या? शरीर? अरे शरीर से नहीं है रे दादा, शरीर से मतलब नहीं है। क्या है यहाँ पे? बॉडी का मतलब अथॉरिटीज। मैच करो भाई, मैच करो, मैच कर दो। इंडिविजुअल कौन है इसमें से? इंडिविजुअल, जल्दी बोलो।
सर राम एंड सन्स एस आर एंटरप्राइजेस, एस आर एंटरप्राइजेस। अच्छा सर कंपनी, कंपनी कौन है? रिलायंस लिमिटेड। अच्छा तो ए के लिए फोर्थ, दोनों हो गए। बी के लिए सेकंड, ये दोनों ही हो गए। फर्म, सी के लिए थर्ड हो गया, और लोकल अथॉरिटी नगर निगम हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ we are going to discuss about the next definition, that is assessee, करदाता है। करदाता, करदाता को किस तरह से बांटा गया है उस चीज को समझना, पहले पहले उस पॉइंट को समझेंगे। एक्चुअली में हम असेसी की डेफिनेशन, असेसी की डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो असेसी की डेफिनेशन में क्या क्या कवर्ड रहेगा बेटे? असेसी की डेफिनेशन को दो पार्ट में बांटा है। एक है एक्चुअल असेसी, वास्तविक करदाता। एक कौन होता है? डीम्ड असेसी, माना गया करदाता। एक है एक्चुअल असेसी, एक है डीम्ड असेसी। एक्चुअल असेसी की अगर मैं बात करूं ना, तो क्या बोलूंगा? एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट एज पर इनकम टैक्स। क्या बोला? एनी पर्सन, कोई भी वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग या तो टैक्स या पेनल्टी या इंटरेस्ट चुकाने के लिए लाइबल हो, क्या कहलाएगा? वास्तविक करदाता, एक्चुअल असेस। अच्छा इसकी बात करो तो डीम्ड असेसी, माना गया करदाता, ये कौन है? तीन लोगों को बोला गया है। पहला, डीम्ड टू बी एन असेसी, माना गया करदाता। लेट्स सपोज मिस्टर ए है, उनकी उनकी उम्र है अभी 19 साल की, और वो पढ़ाई करते उनके क्या हुआ, माता पिता दोनों की डेथ हो गई। तो उनकी माता पिता की जो इनकम उन्होंने कमाई, उन्होंने माता पिता ने कमाई, उस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी सर ए की हो। तो जो जिंदा रह गया है उसकी। सर वो तो एक्चुअली में कभी इनकम कमाया ही नहीं, नहीं कमाया है तो कोई बात नहीं, वो क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी एन एसेट। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने इनकम कमाई तो ठीक, लेकिन कभी कभी दूसरे व्यक्ति की इनकम टैक्स पे करने का बर्डन भी हमारे माथे आ जाता है, तो फिर वो डीम टू बी एन एसेट। फिर फिर है एक हमारे पास यहाँ पे, क्या बोलेंगे उसको? डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट।
लो मान लिया हमने कि ये दोषी करदाता है, असेसी इन डिफॉल्ट, दोषी करदाता, और एक कौन है, एनी लीगल प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड, क्या बोलेंगे इसको, कोई कानूनी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी हो, कोई कानूनी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी हो। सर क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप, ये बताओ आखिरकार हमारे को। बेटा एक्चुअली में इनकम टैक्स ने अपने एसएससी की डेफिनेशन को दो क्राइटेरिया में बांट दिया, एंड द टू क्राइटेरियाज आर एज, फर्स्ट वन इज एक्चुअल एसएससी एंड द अनदर वन इज डीम्ड एसएससी। एक्चुअल एसएससी का मतलब है ये वास्तविक करदाता है, ये एक्चुअली में टैक्स पे करेगा, टैक्स नहीं पे करेगा तो कुछ और पे करेगा। सर जैसे कि एनी सम ड्यू, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, एसएससी की डेफिनेशन में क्या बोला गया, स्टार्टिंग ही किससे करी है, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, पर्सन मतलब, पर्सन व्यक्ति मतलब, अरे वो वो 7 लोग, वो 7 लोग, सर वो 7 लोग कौन, अरे अभी बताया था ना नालायक को, इंडिविजुअल, एचयूए, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो 7 लोग। तो इसका मतलब अगर हम पर्सन हैं, अगर 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 हम पर्सन हैं तो क्या हम असेसी भी हुए, नहीं कह सकते। तो क्या बात कर रहे हो, अरे तुम्हारी देख लो, अभी इनकम कमाते हो क्या, सर नहीं इनकम नहीं कमाते, तो इनकम नहीं कमाते तो टैक्स भी नहीं भरते, इसका मतलब तुम पर्सन की कैटेगरी में आते हो क्या, सर पर्सन तो है हम, ऐसे क्या बात कर रहे हो आप, लेकिन असेसी पर्सन तो हो क्योंकि इंडिविजुअल हो। अरे एक अकेला व्यक्ति क्या यार, समझते तो हो नहीं तुम लोग बात, क्या वो पर्सन है कि नहीं, यस सर पर्सन है, पर्सन तो है, लेकिन हर पर्सन असेसी हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ प्रत्येक असेसी, क्या तुम्हारे से बात कर रहा हूं, सुन तो लो, चालू क्लास चालू करके सो जाते हो तुम, सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, असेसी की बात बोली मैंने, प्रत्येक अरे भैया असेसी बनेगा ही तब वो जब वो क्या बन जाएगा, पर्सन, तो पर्सन है तो असेसी है, पर्सन नहीं है तो असेसी नहीं है। सर इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन नहीं है तो वो असेसी भी नहीं होगी, वो टैक्स देने के लिए लाइब्रेरी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन, हैंस नॉट एन एसएससी, सिंपल। और एसएससी अगर हो तो पर्सन बनना पहले जरूरी है, पर्सन पहले जरूरी है, तो इसीलिए वर्ड क्या कहा गया, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति एसएससी है, लेकिन कब, हु इज लाइबल टू पे, जो जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ पे करने के लिए जिम्मेदार हो, एनी सम ड्यू, कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो, लाइबल हो। सर एनी सम ड्यू क्या, अरे बोला ना अभी मैंने, 1 2 3, 1 2 3, टैक्स, इंटरेस्ट,
और पेनल्टी। अगर आप कोई भी टैक्स, सर हमने ना टॉफी खरीदी, खरीद लो, सर हमने टॉफी के ऊपर जीएसटी पे किया, कर दो, तो क्या हम एसएससी है? अरे नालायको, एक बात बताओ, जीएसटी अलग चीज है, इनकम टैक्स अलग चीज है। तो इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल होने चाहिए, जीएसटी नहीं। वो जीएसटी में बनाएंगे यार, जो भी बनोगे तो। हमारे यहाँ टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स। इंटरेस्ट, सर हमने बैंक से लोन ले लिया, अब उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो क्या हम एसएससी बन गए? अरे नहीं रे, बैंक का इंटरेस्ट नहीं बोल रहे, इंटरेस्ट किसका बोल रहे हैं? इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स एक्ट में अगर हमको इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल हुए तो यहां कवर्ड होंगे। हाँ, पेनल्टी, पेनल्टी, सर ये क्या है? अरे कोई दंड, कोई शुल्क पे करना है, आपने कुछ गड़बड़ी करी है। सर हमने तो गड़बड़ी है ना, बिना हेलमेट के टू व्हीलर चला रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहा साइड में गाड़ी लगाओ, चालान होगा, तो क्या हम एसएससी बन गए? अरे फिर वही नालायकी वाली बात। अरे वो ट्रैफिक पुलिस है यार, यह इनकम टैक्स की बात करो ना। इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग रही है, तो उस पर्सपेक्टिव में आप क्या बन जाओगे? एसएससी। इसका मतलब क्या है? एनी सम ड्यू, वो किसके अकॉर्डिंग पे होना चाहिए? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वो व्यक्ति, वो 7 लोग, वो व्यक्ति कुछ पे करने के लिए दायी होना चाहिए। सच पर्सन इज लाइबल टू पे एनी सम ड्यू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर ये एनी सम ड्यू क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी सम ड्यू? एनी सम ड्यू इंक्लूड्स टैक्स, कौन सा? इनकम टैक्स। इंटरेस्ट, कौन सा? इनकम टैक्स वाला। और पेनल्टी कौन सी? इनकम टैक्स। तब जाकर के वो क्या कहलाएगा? असेस, करदाता कहलाएगा। का मतलब क्या है? क्या है? का मतलब क्या है? हम जो ये पढ़े, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये डेफिनेशन कैसी है रे बेटे? क्या है डेफिनेशन? ये है एक्चुअल असेसी, वास्तविक करदाता, वास्तविक करदाता। चले आगे अभी अपन, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब बात करते हैं अपन डीम्ड। डीम्ड, डीम्ड एसएससी मतलब क्या हुआ? डीम्ड में 3 लोग शामिल हैं, ये सब क्या है? लो, मान लिया हमने कि ये क्या है? करदाता है, डीम्ड टू बी एन असेसी। जैसे कि डीम टू बी एन असेसी के जैसे कि एग्जांपल देखो, कोई 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 एग्जांपल दो, एग्जांपल लो देखें। पेरेंट्स ऑफ माइनर चाइल्ड, एक अवयस्क बच्चा है, उसके माता पिता, अवयस्क बच्चे के माता पिता। सर जैसे कौन, क्या, कैसे? अरे यारों एक बात समझो, एक माइनर चाइल्ड है ना, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा डीआईडी में गया है, डांस इंडिया डांस, ऐसा नाचा है, ऐसा ताबड़तोड़ नाचा वो, कि वहां से 50 लाख रुपए जीत के, 50 लाख। भैया उस इनकम पर टैक्स देने की जिम्मेदारी तो उस छोटे बच्चे की हो सकती है, लेकिन अगर उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए और उससे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा हो, तो इस इंटरेस्ट पर टैक्स कौन देगा? माता पिता। जबकि कमाई बच्चे ने थी, बट कमाए कोई और, टैक्स दे कोई और।
कमाएगा कोई और, भरेगा कोई और, उसी को कहते हैं डीम्ड टू बी एन एसेट। सर एक एग्जांपल और दो ना, जैसे डिसीज्ड पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो गई है। अब ऐसा तो है नहीं ना अब ये तो आपको पता होगा यार, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता है बेटे, इंडिया में जितनी भी डेथ होती है ना, या तो वो 31 मार्च को होती है या फिर 1 अप्रैल को होती है। ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कोई डेथ नहीं होती। बात सच्ची है तो हाँ बोलो। अरे तुम यूट्यूब पे देख रहे हो क्या है? तो वहां देखो, सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको बटन दबा के देखो, पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला कि सच बोला। नालायक कहीं के। एक बात बताओ, यहाँ डेथ तो कभी भी हो सकती है यार, ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम डेथ हो सकती है। तो सर फिर कहना क्या चाहते हो? लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इनकम अर्न करी है और 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो जाती है। तो सर, तो भैया 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो इनकम कमाई को, उस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? सर आदमी तो मर गया, फिर सर उसके लीगल हायर, रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी, जो भी लोग हैं वो टैक्स पे करेंगे उस इनकम पर। तो अगर वो टैक्स पे करेंगे तो फिर वो क्या बन गए? डीम टू बी एन एसेट। क्या बोल देंगे उसे? डीम टू बी एन, डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। ओहो, ये क्या आफत आ गई? डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, दोषी करदाता। लो आपने कोई गलती कर दी, आपको टैक्स जमा कराना था, आपने टैक्स जमा नहीं कराया, आपने रोना इधर, आपने रिटर्न जमा करानी थी, रिटर्न नहीं जमा कराई, टाइम पे कुछ काम ही नहीं कर रहे आप यार। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप अगर एक्ट के खिलाफ, इनकम टैक्स एक्ट के खिलाफ जाकर के कोई भी काम करोगे ना, तो आप क्या कहलाओगे? दोषी करदाता, डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, दोषी करदाता। एनी लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड, बेटे उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी हो। सर उसने किसी को मर्डर कर दिया तो पुलिस पकड़ के ले गई, कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो असेसी बन गया? नहीं भाई, मर्डर वर्डर कहां लिया है बीच में यार। सिंपल है, एनी लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट। ये 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 तीनों के तीनों एज पर इनकम टैक्स एक्ट होने चाहिए। यस, तीनों के तीनों एज पर इनकम टैक्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात। आओ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस निपटा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एवरी पर्सन इज एन एसएससी। हर व्यक्ति एसएससी हो सकता है? नहीं भाई, ये नहीं है। लेकिन एवरी एसएससी इज अ पर्सन, ये बात तय है। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक करदाता व्यक्ति होता है, होना भी चाहिए। आइए छोटी सी चर्चा और करते हैं अपन जरा इसी के पर्सपेक्टिव में। क्या छोटी सी चर्चा है? असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष का मतलब, अगर देखो मैं वैसे समझाऊं ना आपको, कर निर्धारण का मतलब क्या है? कर निर्धारण वर्ष का मतलब है जिस साल में आप अपनी इनकम डिटरमाइन करते हो और उस पर टैक्स पे करते हो। जिस साल में आपने इनकम अर्न करी और जिस साल में आपने उस पर टैक्स दिया, वही आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। लेकिन जब मैं एक्ट पढ़ता हूं, सेक्शन 29 पढ़ता हूं, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि एक पीरियड, पीरियड कितने टाइम का? 12 महीनों का, जो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है हर साल, नोन एज असेसमेंट। तो ये तो एक्ट की लैंग्वेज है भाई, लेकिन मैंने आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया, जिसमें आप जिस 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 साल में आप, जिस भी वर्ष में आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल होते हो, अपनी इनकम कंप्यूट करने के लिए लाइबल होते हो, वो असेसमेंट ईयर कहला, असेसमेंट। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? ऑब्वियस है, असेसमेंट ईयर से ठीक पिछला वाला साल, असेसमेंट ईयर से ठीक पिछला वाला साल क्या बन जाएगा? प्रीवियस है। जैसे कि अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 2024-25 ऐसे लिखा जाता है,
तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटे सर 23 24। तो एक साल जो असेसमेंट ईयर बोले उससे ठीक पिछला वाला, अगर प्रीवियस ईयर बोले तो उसके अगले वाला असेसमेंट। क्या बोल रहे हैं नोट में क्या लिख दिया, एक व्यक्ति गत वर्ष में आय कमाता है तथा संबंधित कर निर्धारण वर्ष में उस आय पर कर चुकाता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, प्रीवियस ईयर में अर्न्स योर इनकम एंड पे टैक्स इन दी असेसमेंट। ये एक आम अवधारणा है जो हमने, हाँ ये बात तय है साहब कि असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होगा, 12 महीने का टाइम पीरियड फिक्स होने की वजह से 31 मार्च को ही खत्म। लेकिन प्रीवियस ईयर चालू कभी भी हो सकता है, लेकिन एंड हमेशा 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 31 मार्च को ही। चालू कभी भी हो, एंड 31 मार्च को ही। क्यों? क्योंकि अगले साल से फिर दूसरा साल चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो इसलिए वैसे क्लियर है। तो असेसमेंट ईयर अब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, टैक्स असेसमेंट ईयर में, बात सही है। और यहां पे इस वाली सिचुएशन में 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म। अब अभी तक हम बोल रहे थे कि इनकम कमाई जाती है प्रीवियस ईयर में, टैक्स दिया जाता है असेसमेंट ईयर में। इनकम कमाई जाती है प्रीवियस ईयर में, टैक्स दिया जाता है असेसमेंट ईयर में। लेकिन अभी 5 केसेस ऐसे पढ़ेंगे, ये 5 केसेस ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे ईयर में ही। तो ये क्या बात हो गई, यही बात है इन 5 लोगों के केस में। बेटा एक बात बताओ, एक बच्चा है मेरे से पढ़ने के लिए आया, बोले सर 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 मेरे को पढ़ना है। हाँ, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं भैया, ये जो नीली वाली टी शर्ट पहन करके बैठा हुआ है ना बच्चा, इसी से बात कर लेते। ये आया आकर के बोलता है, बोले सर 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 मेरे को आपसे टेक्स्ट पढ़ने का है। मैंने कहा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो पढ़ो, एग्जाम दो, रिजल्ट आ जाए तब फीस दे देना। ये बात सुन के पीली टी शर्ट वाला बोल रहा है, बोले अच्छा नीली वाले को ये एडवांटेज मेरे को नहीं। तो वो आया आकर के बोला सर मेरे को भी आपसे टेक्स्ट पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ लो, लेकिन याद रखना भैया, जैसे ही जैसे ही तुम क्लास में एंटर करो ना, तो एंटर ही तब करना जब पूरी फीस जमा हो जाए, वरना दिखाई मत देना या 2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी। फीस पहले फिर एंट्री। एक बार बताओ ये क्या बात हुई है, ये क्या बात हुई सर? ये बात हो गई इसके लिए कि हमें उस पीली टी शर्ट वाले व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं था, नीली शर्ट वाले पर ट्रस्ट पूरा है कि भैया भगेगा तो भगेगा, कहां भग जाएगा, फीस वसूल लाएंगे तब भी। तो इसका मतलब ये 5 जो केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, आमतौर पर क्या बोला जाता है कि आप क्या करो, क्या इनकम कमाओ, कब, प्रीवियस ईयर में, टैक्स दो उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में। लेकिन 5 ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे और टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही देंगे। इसका मतलब इन 5 व्यक्तियों पर हमें ट्रस्ट नहीं है। कल को इनकम कमाए भी, पैसा लेके भग गए, कहां ढूंढते फिरेंगे उनको, ढूंढो। आओ कौन कौन है वो लोग। पहला है नॉन रेजिडेंट पर्सन हु इज एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। बेटे जहाज में आया है, जहाज में इसको ले खाते हुए, और लोगों को भर के लेके आया था, सामान भर के लेकर के आया था, इंडिया में आया, सामान उतारा, लोगों को उतारा, नए लोगों को भरा, नया सामान भरा और चल दिया। हम इंतजार में बैठे कि ये आएगा, आएगा टैक्स पे करने के लिए वापस आएगा। अरे भैया करण अर्जुन थोड़ी ना है जो वापस लौट आएगा, नहीं, गया सो गया, अब नहीं आने वाला। तो फिर वो इंडिया छोड़ के जाए उससे पहले ही उससे क्या ले लो, टैक्स। जाने, अरे जाने ही मत दो ऐसे लोगों को यार। इधर पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, भाई साहब हमेशा के लिए इंडिया छोड़ करके जा रहा है वो, उसका इंटेंशन ही यही है, हमेशा के लिए इंडिया छोड़ रहा है। तो यार एक बार बताओ, टैक्स देने आएगा,
हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो बोले नहीं आ जाऊंगा, मैं टैक्स देने आऊंगा। विश्वास करेंगे क्या भैया? आज ही टैक्स। सर वो तो बोल जाएगा ऐसे कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, ऐसे बोल के निकल जाएगा वो। अरे बेटे, वीजा नाम की भी कोई चीज लगती है? वीजा, वीजा में लिखा होता है घूमने जा रहे हो तो टूरिस्ट वीजा, पढ़ने जा रहे हो तो स्टूडेंट वीजा, काम करने जा रहे हो तो वर्क वीजा, परमानेंटली जा रहे हो तो, है ना, कई कई सारी कंट्रीज के अंदर ग्रीन कार्ड मिल गया, हमको तो ग्रीन कार्ड मिल गया। तो यही है, जैसे आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, समझ जाना ये पर्सन अब लौट के नहीं आएगा, आज ही टैक्स। सर फिर वो है ना, विजय माल्या कैसे गायब, बकवास बात मत करो भाई, कैसे गायब हो गया, हमको क्या पता कैसे गायब हो गया यार, सब मिली भगत, सब मिली भगत। ऐसा कोई व्यक्ति छोड़ के जा सकता है, भग सकता है? तो करोड़ों रुपए का, अगर वो ऑलरेडी दो दो कंट्री की सिटीजन लेकर के बैठा हुआ था इंडिया में, हालांकि ये इलीगल है, आप दो कंट्रीज के सिटीजनशिप नहीं लेके बैठ सकते, लेकिन अब क्या करें यार, तो है सो है, भाग गया तो भाग गया, हम खुद ढूंढ रहे। तीसरा कौन है? एओपी, बीओए और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट एंड नाउ गोइंग टू बी डिसॉल्व। जो बने ही एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए थे और अब क्या होने जा रहे हैं? डिसॉल्व होने जा रहे हैं। तो भैया ऐसे लोगों को विश्वास मत करो, आज के आज टैक्स ले लो, ऐसे लोगों पे विश्वास ही नहीं कर। अच्छा, और क्या बोलते हैं? पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। कर बचाने के उद्देश्य से, कर को चुराने के उद्देश्य से, कुछ गड़बड़ी करने के इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसे टाइम मत दो, आज के आज ही उससे अब भी किया। इन केस a discounted business, a discontinued business, sorry, in case of a discontinued business or profession, अगर कोई व्यवसाय बंद हो रहा है तो उससे भी बेटे टाइम मत दो यार उसको, तो आज के आज ही ले लो। हाँ लेकिन 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 हमारे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है। एओ, एओ कौन? असेसिंग ऑफिसर, जो हमारी रिटर्न्स वगैरह, हमारी भरी हुई जो फाइल्स हैं उनको चेक करता है, हमारी इनकम की जांच पड़ताल सब रखता है, वो असेसिंग ऑफिसर कहलाता है, एओ। अगर एओ चाहे तो इमीडिएटली टैक्स डेविड कर सकता है, और अगर चाहे तो, चाहे तो असेसमेंट ईयर में टैक्स डेबिट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द असेसिंग। लेकिन ये केवल कौन से केस में एप्लीकेबल होगा बेटे? इस वाले केस, ये केवल डिसकंटिन्यूड के साथ में जुड़ा, और किसी की बात नहीं, ठीक है, केवल इसी में। एन असेसमेंट ईयर ऑलवेज कमेंस्ड, असेसमेंट ईयर हमेशा कब शुरू होता है? असेसमेंट ईयर हमेशा कब शुरू होता है? फर्स्ट डे ऑफ जनवरी है? नहीं नहीं नहीं, फिर कहां से आ गया? असेसमेंट ईयर तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू। असेसमेंट ईयर ऑलवेज एंडेड ऑन, ऑलवेज एंडेड ऑन तो 31 मार्च को ही होगा, 31 मार्च। प्रीवियस ईयर कमेंस्ड, प्रीवियस ईयर कब शुरू होता है? सर एनी टाइम, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, ठीक है, एनी डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन पर्सन स्टार्ट्स हिज इनकम, हिज अर्निंग, जब वो पहली बार अर्निंग शुरू करता है तब। in normal cases in normal cases when a person is liable to pay his income tax, obvious है, normal situations में तो assessment year में पे करेगा, कर दो। न्यू बिजनेस सेटअप अपॉन, सेट अप ऑन 21 जनवरी 2025, but first transaction was held on 14 Feb, then the previous year will start from
कब से शुरू होगा? क्या बेटे, कब से? उसने कब से इनकम, सर इनकम कमाना तो यहां से शुरू किया? नहीं, यहां से 21 तारीख। सर एक्सप्लेन करो जी हमारे को, ये पॉइंट एक्सप्लेन करो, क्या बोल रहे हो आप? क्या बस रखो, समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, वो समझना जरा। क्या, वो जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया, और मेरा शायद तीसरा चौथा बैच होगा, चौथा पांचवा बैच, और पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते में क्या हुआ कि 3-4 दिन, 5 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी तरफ से। तो कुछ बच्चियां उठ करके और मैनेजमेंट के पास गई और जाकर के कहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था वहाँ, उस मैनेजमेंट के पास जाकर के कहते हैं, बोले सर हमारे को पढ़ाते ही नहीं है, केवल लड़कों लड़कों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को तो पढ़ाते ही नहीं। वो बुला लिया गया। मैंने कहा ये सर, बोले आप इन बच्चों की कंप्लेंट है कि आप इनको पढ़ाते नहीं हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो पूरी क्लास को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल बॉयज बॉयज को पढ़ा रहा हूँ, गर्ल्स को नहीं पढ़ा रहा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो सकता, सबको पढ़ा रहा हूँ सर मैं तो। बोले नहीं, ये बच्चियां कह रही है कि नहीं हमारे को नहीं पढ़ाते। मैंने कहा सर मैं तो पूछता रहता हूँ बल्कि कि बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बेटे समझ में आया कि नहीं आया, मैं तो बार बार पूछता रहता हूँ, तब तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बोले सर यही यही प्रॉब्लम है हमारे को, ये बोलते रहते हैं कि बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बेटे समझ में आया कि नहीं आया। कभी बेटी समझ में आया कि नहीं आया ये तो बोला ही, बेटी से तो पूछा ही नहीं। मैंने कहा हे नालायकों, क्या ही जवाब दूं इस बात का। जब मैं नेक्स्ट डे क्लास में गया, जाते ही मैंने एक बार बोला, और पॉइंट क्या था कि याद रखना, अब मैं कभी भी आपको अगर ऐसे बोलूं कि बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो बेटे इंक्लूड्स बेटी ऑल्सो। इस बात का कनेक्टिविटी इससे क्या लेना देना हुआ? अरे समझो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूं। इनकम, 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 इनकम इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। इनकम में लॉसेस भी इंक्लूड होंगे, लॉसेस है क्या बात समझ में? कौन, ठीक है बेटे। तो इसीलिए उसने यहां से अर्निंग नहीं, उसने यहां से शुरू कर दी, यहां से घाटा चालू हो गया कि नहीं? अरे बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस किया, रेंट पर हुआ होगा, कोई खर्चे हुए होंगे, कुछ और चीजें भी हुई होंगे, सब कुछ है यार, मुश्किल क्या है? तो यहीं से शुरू होता। बिजनेस न्यूली सेटअप है 21 जनवरी को, बट तो प्रीवियस ईयर, ये क्या था, स्टार्ट पूछ रहा था तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर, एंड पूछ रहा है तो एंड तो भैया, भैया बेटे, अरे यहाँ थोड़ी, एंड तो हमेशा 31 मार्च को ही, ठीक है। बोलो असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, सर ये हमेशा कब से शुरू होगा? असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू, और खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 को जाकर के 26 खत्म होगा, हो गया और क्या। ये इंट्रोडक्टरी हमने बात करी थी, इंट्रोडक्शन के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।